हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेवी केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 1। हम बाकी सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ओनली 2 टॉपिक्स आर रिमेनिंग। में से आज एक टॉपिक हम कंप्लीटली कवर कर लेंगे विद न्यूमेरिकल्स डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें ताकि सबको इस लॉकडाउन में सबको हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? परसेंटेज कंपोजिशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए परसेंटेज कंपोजिशन। सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है? इसका मतलब होता है कि किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट की परसेंटेज निकालना पूरे कंपाउंड के अंदर। जैसे कि परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला पहले नोट कर लीजिए। परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई 100 हो गया। देखो अब इसको सिंप्लीफाई करती हूं मैं और एक एग्जांपल लेती हूँ। कंसिडर करो हमारे पास एक है अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो डाइक्रोमेट क्या हो गया? Cr2O7, ठीक है। अब देखो कि ये हमारे पास क्या हो गया? अमोनियम डाइक्रोमेट। अगर मैं आपको कहूं कि इसमें अमोनियम यानी इस केटायन का परसेंटेज इस पूरे कंपाउंड में कितना है वो आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास मैं आपको बहुत सारी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसकी एक पर्टिकुलर वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपको मॉलिक्यूलर मास अभी तक निकालना नहीं आता है तो देखो मॉलिक्यूलर मास का हो गया, नाइट्रोजन कितना है? 14, ठीक है 14। हाइड्रोजन 1 एटॉमिक मास होता है। कितने एलिमेंट है? मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पर कितना है? 2, क्लियर। उसके बाद क्रोमियम का होता है एटॉमिक मास 52, तो 52 को मल्टीप्लाई करोगे कितना? 2, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 7। जब आज पूरे को सॉल्व करोगे, मुझे अपने आप से याद है इसका एटॉमिक जो मास है, तो आप डायरेक्टली याद करोगे या फिर इस प्रोसेस से निकालोगे, वो आएगा 252 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 252। तो अब देखो मुझे परसेंटेज निकालनी है केटायन की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जब आप इसको ब्रेक करोगे तो कैसे ब्रेक होगा? ये 2NH4 पॉजिटिव प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? डाइक्रोमेट, ठीक है। यानी कि मुझे इसका परसेंटेज निकालना है। इसका परसेंटेज कैसे निकालोगे? यहाँ पर देखो नाइट्रोजन कितना है? NH4, इसको अलग कर लो, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो या फिर इससे निकालो या फिर इससे, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? नाइट्रोजन का 14 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 और ये कितना हो गया? 2, यही हो गया। यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया? 14 प्लस 4 18 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 36, क्लियर। अब आप परसेंटेज कैसे निकालोगे? परसेंटेज निकालने के लिए क्या हो गया? किसकी निकालनी है? केटायन की। केटायन कितना है? 36, टोटल कितना है? 252 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100। इस तरीके से आप निकालोगे केटायन का परसेंटेज इस पूरे कंपाउंड में कितना है, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो सेकेंड एग्जांपल हम ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और 1-2 एग्जांपल करोगे तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। अब देखो पोटेशियम क्लोरेट में मैं आपको कहती हूँ इन तीनों का परसेंटेज कंपोजिशन आपको बताना है। किसका? पोटेशियम का भी, क्लोरीन का भी, ऑक्सीजन का भी। तो आप किस तरीके से निकालोगे? सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला फॉलो करना है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड, आप सबसे पहले क्या निकालोगे? मॉलिक्यूलर मास निकाल के रख लो, ठीक है। क्योंकि जब भी मैं किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकालूंगी तो मुझे मॉलिक्यूलर मास की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं सबसे पहले,
ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो आपको इन सब के एटॉमिक मास याद होने चाहिए। पोटेशियम का कितना होता है 39, फिर यहाँ पे क्या है क्लोरीन, क्लोरीन का कितना हो गया 35.5, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, और कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के 3, तो मल्टीप्लाई 3, तो क्या हो गया 39 प्लस 35.5, और यहाँ पे कितना हो गया 48, टोटल कितना हो गया 122.5। क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन तीनों के लिए मुझे परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। देखो सबसे पहले पोटेशियम के लिए निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है मुझे किसके लिए, सबसे पहले पोटेशियम के लिए निकालना है। तो पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना है 39, तो 39 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा टोटल 122.5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। समझ आया, ये क्या निकल गई पर्टिकुलर पोटेशियम की परसेंटेज कंपोजिशन निकल कर आ गई यहाँ पे। अब आप क्लोरीन के लिए निकालोगे तो क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगी, इसका एटॉमिक मास कितना है 35.5, ठीक है, और उसमें से टोटल में से निकाल लो कितना परसेंट है क्लोरीन। क्लियर। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए निकालोगे तो ऑक्सीजन कितने हैं 3 एटम, 16 मल्टीप्लाई 3 48 हो गया, तो 48 डिवाइडेड बाय में टोटल जो भी है और मल्टीप्लाई क्या होगा 100, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इतना है उस कंपाउंड में, प्लस में डिवाइड बाय क्या कर दिया हमने टोटल, यानी कि टोटल कंपाउंड में ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से आप निकालोगे परसेंटेज कंपोजिशन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत इजी वे में आपको बताऊंगी कि कैसे क्या करना है, क्योंकि ये चैप्टर जो है सिर्फ यही एक टॉपिक है जो मेन बच गया है हमारा, बाकी सारा मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ आपको, ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और एक है आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो देखो अब सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें बताता है कि एक्चुअल कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल्स बंधे हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे से बॉन्डेड कितने मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमें बताता है कि नंबर एंड काइंड ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जैसे कि मान लो ग्लूकोज है मेरे पास, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। ग्लूकोज का फॉर्मूला सब जानते हैं C6H12O6। तो ये क्या है, इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें हमें पता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। कार्बन के 6 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 एटम्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अगर मुझे इसका इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना हुआ तो इंपीरिकल फॉर्मूला होता है कि ये कितने ज्यादा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर मैं इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालूं तो इट विल बिकम यहाँ पर C1H2 और O1 निकल जाएगा, है ना, यही हो गया। यानी कि यहाँ पर इंपीरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या हो गया कि एलिमेंट्स एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कैसे कंबाइन करते हैं। अब देखो कि अब मैंने क्या निकाल लिया, इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लिया, है ना। अब एक्चुअल में बात क्या है कि अगर मैं, अब मुझे बताओ कि मैं अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इस डिजिट को कंप्लीट, वापिस से मेरे पास क्या आ जाएगा C6H12O6, है ना, यही आ जाएगा। अगर मान लो मेरे पास दूसरा एग्जांपल है इज लाइक C2H6 है, ठीक है। अगर मैं इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालूं तो क्या आ जाएगा C1H3, क्या आ जाएगा C1H3, ये क्या हो गया इसका सिंपलेस्ट रेशियो। अब मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वापस से मेरे पास क्या आ जाएगा C2H6। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताना चाहूं तो सीधी सी बात है कि n कोई भी इंटीजर हो सकता है ना। यानी कि अगर मैं निकालूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो इक्वल होगा n मल्टीप्लाई में इंपीरिकल फॉर्मूला। सीधी सी बात है कि नहीं है,
ठीक है, यही तो देखा मैंने कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो भी है उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मेरे पास इंपीरिकल होता है, और इंपीरिकल को वापस मैं किसी डिजिट से भी मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास वापस से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। तो बहुत इजी है ये टॉपिक आपके लिए, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको इसी तरीके से, अब मैं आपको बताती हूँ मॉलिक्यूलर मास और इंपीरिकल मास क्या होता है। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालूं तो कैसे निकालूंगी, कार्बन का एटॉमिक मास 12, कितने एटम्स है मल्टीप्लाई 2, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाई कितना हो गया 6, तो कितना हो गया 24 प्लस 6 कितना हो गया 30। क्लियर। अब उसके बाद जब आप इस सिंपलेस्ट रेशो वाले का मास निकालोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कार्बन मतलब कितना होगा 12 मल्टीप्लाई 1 प्लस में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मल्टीप्लाई में 3, तो यहाँ पे कितना आ गया 12 प्लस 3 कितना हो गया 50। क्लियर। तो अब आप देख रहे हो जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास निकालते हो तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, जबकि आप इंपीरिकल फॉर्मूला का मास निकालते हो तो उसको हम बोलते हैं इंपीरिकल मास। इजी है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंपीरिकल मास आ गया। यानी कि यहाँ से हमें एक चीज और सीखने को मिल गई। क्या सीखने को मिला है कि ये देखो ये है 15 और ये हमारा आंसर आया 30, है ना। ये कितना आया 30 और ये कितना आया 15। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वापस से क्या आ जाएगा 30, यानी कि n यहाँ पर क्या है, इंटीजर है कोई भी, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो भी हमारा एक होगा n मल्टीप्लाई में इंपीरिकल मास, है ना। इजी है, हर तरीके से इजी है, ठीक है। तो यहां से मेरे पास दो फॉर्मूलाज निकल कर आ गए। देखो साफ साफ लिखते हैं, दो फॉर्मूला निकल के कौन से आए, फिर एक न्यूमेरिकल करेंगे और इजी से इजी वे हम बताएंगे आपको न्यूमेरिकल का। यहां पर मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला। पहला आया मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है वो होता है n मल्टीप्लाई में इंपीरिकल फॉर्मूला। गॉट इट। दूसरा फॉर्मूला हमने अभी अभी सीखा है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो होता है n मल्टीप्लाई में इंपीरिकल मास। ये तो सीख लिया, ठीक है। और ये इजी भी है और आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर से सुनो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी कंपाउंड मतलब ये हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स एक्चुअल कंपाउंड में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। जब हम इसी को सिंपलेस्ट रेशो में लिखते हैं तो वो इंपीरिकल हो जाता है। जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास निकालते हैं तो उसको मॉलिक्यूलर मास कह देते हैं, और इंपीरिकल फॉर्मूला का निकालोगे तो उसको इंपीरिकल मास कह देते हैं, ठीक है। अब करें न्यूमेरिकल्स, आर यू रेडी। तो ये नोटबुक में नोट करके लिख लो, और अभी आपको बताते हैं हम इजी सा तरीका न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। अब देखो हमने एक न्यूमेरिकल लिया है। न्यूमेरिकल हमें क्या कह रहा है, ए कंपाउंड हैज एल्यूमिनियम इतना परसेंट है, एल्यूमिनियम 10.50, पोटेशियम है 15.1%, सल्फर है 24.96% एंड ऑक्सीजन हैज 49.92 will be the empirical formula for this compound, ठीक है। आपको कई बार न्यूमेरिकल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ मिलेगा, तब आप मॉलिक्यूलर जो है इंपीरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल लेते हो। तो वो न्यूमेरिकल भी हम एक ले लेंगे, पहले हम ये सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर डाल लोगे एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट करके इस तरीके से आप एक टेबल बना लोगे, ठीक है। एलिमेंट रखोगे, दूसरे में लिखोगे परसेंटेज बाय मास। सेकंड थर्ड कॉलम जो आपको बताएगा वो बताएगा एटॉमिक मास, ठीक है। फोर्थ कॉलम में आप लिखोगे, यहाँ पे निकालोगे परसेंटेज बाय मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। उसके बाद आप निकाल लोगे रेशो, के बाद लिख लिया हमने सिंपल रेशो। इस तरीके से आप एक बार टेबल बना लोगे। अब आपको जो जो एलिमेंट्स गिवन है वो यहाँ लिख दो। क्या गिवन है हमारे पास, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन, ये चारों हमें गिवन है। अब देखो ये जो एलिमेंट्स मुझे दे रखी है इनकी परसेंटेज मुझे गिवन है। तो पोटेशियम की परसेंटेज गिवन है मेरे पास 15.1%। ऐसे ही एल्यूमिनियम की दे रखी है 10.50%,
सल्फर मुझे दे रखा है 24.96 एंड ऑक्सीजन इज 49.9। ये परसेंटेज मुझे गिवन है, ठीक है। अब इनके एटॉमिक मास इस कॉलम में लिख लो। पोटेशियम का कितना होता है 39, एल्यूमिनियम का कितना होता है 27, सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। क्लियर, ये एटॉमिक मास मैंने मेंशन कर दिए। अब यहाँ पर देखो मुझे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। यहाँ पे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स का मतलब हो गया कि मुझे यहाँ पर देखो मास बाय एटॉमिक मास, मास बाय एटॉमिक मास आप मुझे बताओ क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो एक ही बात हुई। तो यानी कि यहाँ पर हमने क्या कर देना है, जो भी आपको परसेंटेज दे रखा है 15.1 और डिवाइडेड बाय इसका क्या हो जाएगा एटॉमिक मास, कितना हो गया 39। तो अब हम निकाल लेते हैं सबसे पहले 15.1 और डिवाइडेड मैंने कर दिया 39। तो ये आ गया मेरे पास इट्स 0.39। क्लियर, ऐसे ही आप सेकंड निकाल लोगे। सेकंड आपको क्या दे रखा है 10.50 बाय ये क्या हो गया 27। तो मैं यहां से फाइंड आउट कर लूंगी 10.50 डिवाइडेड बाय 27, ठीक है। ये आ गया 0.39। आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस ऐसे नहीं हो पाएगी। मैं अभी जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि वी हैव नो टाइम, राइट। तो अब देखो इसके बाद सल्फर के लिए निकालोगे तो 24.96 बाय कितना हो गया 32। क्लियर, तो अब मैं इसको कर रही हूँ 24.96 डिवाइडेड बाय हो गया 32। तो ये मेरे पास आ गया 0.78। क्लियर, उसके बाद देखो लास्ट बच गया हमारा 49.92 और ये क्या हो गया 16 डिवाइडेड। तो ये हो गया 49.92 और ये हो गया डिवाइडेड बाय 16। तो ये आ गया 3.12। क्लियर, तो ये मेरे पास आ गई नंबर ऑफ मोल्स या फिर यू कैन से रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स भी तो हम ऐसे निकालते हैं ना, गिवन मास बाय में मोलर मास, याद करो, ठीक है। और ये भी आपको कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा होगा। अब आप क्या करोगे, इसको एक सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर दोगे। सिंपल रेशो में कन्वर्ट करने के लिए देखो मैक्स वैल्यू क्या है 0.39 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट को ऐसे डिवाइड कर दूंगी, सबको 0.39 से डिवाइड कर दूंगी, ठीक है, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा 1 और ये कितना आएगा देख लेते हैं, चलो 0.78 डिवाइडेड बाय हो गया 0.39। तो ये आ गया मेरे पास 2। क्लियर, उसके बाद 3.12, उसके बाद हो गया 0.39, ये हो गया 8। क्लियर, आ गया। अब ये आपके पास जो वैल्यू आ गई ये ध्यान से देखो, और ये किसकी आ गई, 1 वैल्यू आई है पोटेशियम की, 1 आई है एल्यूमिनियम की, 2 आई है सल्फर की, ऑक्सीजन की आई है 8। यानी कि क्या बन गया KAlS2O8। और ये क्या आ गया आपके पास, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया आपके पास, है ना। आसान था, सिर्फ आपको ये याद रखना है। सबसे पहले परसेंटेज आपको गिवन है, एलिमेंट सिंबल्स आपको पता होते हैं, एटॉमिक मास आपको पता होता है, ये तीनों कॉलम्स तो आप ऑलरेडी जानते हो। तो सिर्फ ये 2 कॉलम फाइंड आउट करने होते हैं, इसमें भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर निकालना होता है। तो पॉइंट क्या है, सिर्फ इसको इससे डिवाइड करना है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालोगे इंपीरिकल फॉर्मूला। अब मान लो कि एक ना मैं आपको बता देती हूँ, कंसीडर करो कि इसी न्यूमेरिकल में ले रही हूँ, मोलिकुलर फॉर्मूला जो है कंसीडर, नॉट श्योर, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर देते हैं कंसीडर कह रही हूँ, लिख देती हूँ कंसीडर, ठीक है। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला 60 है, होगा नहीं ऑब्वियसली, बहुत बड़ी डिजिट आएगी, बट मैं अपनी तरफ से 60 कंसीडर कर रही हूँ। तो उस कंडीशन में आपके पास ये क्या आ गया, इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले इसका इंपीरिकल वेट निकाल लोगे, इंपीरिकल फॉर्मूला का मास निकालोगे तो इंपीरिकल वेट ही तो आएगा। तो वेट कैसे निकालोगे, पोटेशियम का क्या आ जाएगा 39 प्लस एल्यूमिनियम का 27 प्लस ये क्या आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा भाई 16 मल्टीप्लाई 8। क्लियर, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका इंपीरिकल वेट।
क्लियर। ऐसे ही सॉरी ये फॉर्मूला नहीं, वेट हो गया ना, कंसिडर किया मॉलिक्यूलर वेट। अब आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि बहुत सारे आप देखोगे क्वेश्चंस अपनी बुक में, वहां पर इसी तरीके से हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे, जो भी आपका इंपीरिकल फॉर्मूला निकलेगा उस इंपीरिकल फॉर्मूला का सबसे पहले आप इंपीरिकल वेट निकालोगे। जैसे मैंने निकाल लिया, अब इसको ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद इट विल 258 अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 258, ठीक है। अब देखो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, ये रहा फॉर्मूला निकाल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला ये रहा। तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो गया, n मल्टीप्लाई में इंपीरिकल फॉर्मूला। क्लियर। अब देखो कि सबसे पहले इंपीरिकल फॉर्मूला तो दे रखा है, ये रहा। n की वैल्यू कहाँ से आएगी, n की वैल्यू तो हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे, देखो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल में होता है n मल्टीप्लाई में इंपीरिकल वेट। क्लियर। तो n की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इंपीरिकल वेट। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू कंसीडर क्या की थी हमने, 60, और इंपीरिकल वेट की वैल्यू कितनी आ गई, 258। क्लियर आया, n की वैल्यू आ गई ना। चलो कंसीडर करो, मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट 258 मान रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 258। तो क्या आ गया 1 आ गया 1। उसके बाद देखो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, उठा करके पुट करो n की वैल्यू 1, है ना। तो क्या आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब n क्या आ गई हमारे पास 1 मल्टीप्लाई में इंपीरिकल फॉर्मूला। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पर इंपीरिकल फॉर्मूला है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। जो यहाँ पे इंपीरिकल फॉर्मूला की वैल्यू आई है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 1 आई है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी हो तो हिट द बटन लाइक, और थैंक यू सो मच। टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ।